एक ऐसा लड़का कि जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता है लेकिन उसके अंदर एक ऐसी राज छुपी है जो उसकी पूरी जिंदगी उलट कर रखी, क्योंकि ये लड़का जानवरों की जुबान समझ सकता है और जिस दिन उसे ये पता चलता है उसके बाद दुनिया पहले जैसी कभी नहीं रहती। जायरो देखने में एक बिल्कुल आम सा लड़का था जो मॉडर्न डे जापान में रह रहा था, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है वो जानवरों से बात कर सकता है और उसके बाद इससे दुनिया पहली जैसी कभी नहीं रहती। प्राइमरी स्कूल में वो उन लड़कों से लड़ता रहता था जो उसे फ्रीक बुलाकर बुली करते थे और जायरो पीछे हटने वालों में से नहीं था, इसलिए ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन उनसे लड़ाई हो जाती थी। एक दिन स्कूल में फिर से एक लड़ाई करके घर आता है और अपने फैमिली डॉग नाची के पास बैठ जाता है। नाची प्यार से पूछती है कि क्या वो फिर से लड़ाई करके आया है। जायरो जवाब देता है कि स्कूल के लड़के उसे फ्रीक बुलाते हैं, इसलिए उसको लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। नाची शांत आवाज में उसे समझाती है कि उसे उसकी बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक दिन वो खुद समझ जाएगा कि उसके पास जो ताकत है वो कितने इनक्रेडिबल है। कई साल बीत जाते हैं और जायरो अब एक जवान तगड़ा आदमी बन चुका है, पर एक चीज बिल्कुल नहीं बदली, बिना किसी वजह के लड़ाई में पड़ जाए। उसकी आदत वैसी ही है। वो एक पुल के नीचे 3 हाई स्कूल लड़कों के पास जाता है जो उसे वार्निंग देते हैं कि उनका सेनपाई डीमन ली का हेड है, लेकिन जायरो बिल्कुल बेपरवाह है, नाक खुजाते हुए कहता है कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं और उसके सेनपाई बस एक फ्रीक है और कुछ नहीं। ये सुनते ही गुस्सा हो जाता है और जायरो को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन जायरो उसके लिए बहुत फास्ट निकलता है। हिट डॉज करके उसे लात मार के सीधे नदी में गिरा देता है। बाकी 2 लड़के थोड़ा डर जाते हैं, सोचते हैं कि ये कौन सी निंजा मूव थी, पर जायरो इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं था और बाकी दोनों को भी चिढ़ाकर लड़ाई के लिए मजबूर कर देता है। दोनों मिलकर एक साथ अटैक करने का फैसला करते हैं, लेकिन जायरो के आगे उनकी कोई बिसात नहीं चलती। वो दोनों को आसानी से पीट कर भगा देता है, गिले और पीटे हुए। तभी जायरो के पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, कोई उसे मदद के लिए शुक्रिया कहता है। वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि एक कौवा और एक बिल्ली उसके पास चली आ रही है। बिल्ली एक बार फिर शुक्रिया कहती है कि ये लड़के उनके लिए काफी टाइम से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, लेकिन बिल्ली को जायरो की ज्यादा फिक्र है, क्योंकि हो सकता है कि ये लड़के कभी भी जायरो से बदला लेने की कोशिश करे। जायरो उनसे कहता है कि फिक्र मत करो, उसे पता है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। ये कहकर वो उन्हें बाय बोल कर अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। घर पहुंचते ही वो अपने डैड को वेट करते हुए पाता है और डैड तुरंत समझ जाते हैं कि जायरो फिर से लड़ाई कर आया है। वो चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं कि उसने जायरो को निंजा की कला इसलिए नहीं सिखाई थी कि वो एक वर्थलेस लड़के की तरह एक्ट करे और लोगों को पीता फिरे। जायरो गुस्सा हो जाता है और वापस जवाब देता है कि आजकल निंजा की कोई परवाह नहीं करता, वो बस टाइम वेस्ट है। ये सुनकर डैड और गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में कुछ थ्रोइंग स्पाइक उसके ऊपर फेंकता है, जिन्हें जायरो तुरंत डॉज कर लेता है। उसके फादर एक कटाना निकाल के उसे बताते हैं कि ये उनके फैमिली का हेरोलम है। एडो पीरियड से उनके ब्लड लाइन में चलते आ रहा है, जब उनके फैमिली को ये स्वॉर्ड खुद सोंगुन ने बैटलफील्ड पर उनकी बहादुरी के लिए दिया था। वो जायरो को कहते हैं कि अब एडल्ट की तरह बिहेव करे, क्योंकि आगे उन्हीं को उनकी फैमिली लाइन कैरी फॉरवर्ड करनी है। लेकिन जायरो मुस्कुराते हुए अपने डैड से कहता है कि ये स्वॉर्ड जरूरी कोई हार्मलेस एक होगा और कुछ नहीं। ये बात सुन के डैड का गुस्सा फूट पड़ता है और वो ब्लेड उकसाते कर देता है, जायरो को दिखाने के लिए कि ये स्वॉर्ड कितनी रियल है, जबकि जायरो इधर उधर भागते हुए माफी मांगते रहता है। सब कुछ होने के बाद डैड जायरो को पूरी मेस साफ करने को मजबूर करते हैं और उसे बताता है कि वो टाउन एसोसिएशन मीटिंग के लिए जा रहा है और रात देर तक वापस नहीं आएगा, इसलिए जायरो सोने से पहले दरवाजा लॉक कर दे। जायरो बुदबुदाता है कि वो कोई बच्चा नहीं है। तभी वहीं वाला कौवा दोबारा आ जाता है और जायरो पर चिल्ला कर बताता है कि एक इमरजेंसी हो गई है। कौवा दावा करता है कि जंगल में एक बिल्ली बहुत बुरी हालत में है और तुरंत जायरो को फॉरेस्ट के थ्रू ले जाता है, जहां वो देखता है कि एक बिल्ली खून के एक पडल में जमीन पर पड़ी हुई है। जायरो रियलाइज करता है कि बिल्ली किसी तरह अभी भी जिंदा है और सोचता है कि ये क्या हो गया होगा। वो बिल्ली को आवाज देकर चेक करता है कि वो जिंदा है कि नहीं, और तभी बिल्ली की सोल के अंदर कुछ होता है, जैसे एक डिमोनिक बीइंग अभी अभी जागी
की हो। जायरो बिल्ली को घर लेके आता है और इतना पैचअप करता है कि उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे वापस आने लगती है और आखिर में वो अपनी आंखें खोल देता है। जायरो को कैट फूड लेकर रूम में आता है और नोटिस करता है कि बिल्ली सबसे डेंजरस स्टेज पर कर चुकी है और अब ठीक होनी चाहिए। वो बिल्ली से पूछता है उसका नाम क्या है। कहता है कि स्ट्रे एनिमल के भी अपने नाम होते हैं। बिल्ली सरकास्टिकली जवाब देती है कि अगर वो अपना नाम बताए भी दे तो वे ह्यूमंस इतने स्टूपिड है कि कोई दूसरे भाषा समझ ही नहीं सकते। बिल्ली को ये अंदाजा नहीं है कि जायरो जानवरों की बात समझ सकता है। ये सुनकर बिल्ली डर जाती है और बेड के नीचे छुप जाती है। बाहर आने से साफ मना कर देती है। जायरो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। कहता है कि उसे पता है कि बिल्ली थोड़ी सरप्राइज है पर डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि जायरो बिल्कुल हार्मलेस है। बिल्ली किसी भी तरह की स्पेक्ट्रल एनर्जी फील करने की कोशिश करती है पर कुछ फील नहीं होता। मतलब जायरो एक नॉर्मल इंसान है लेकिन उससे समझ नहीं आता कि फिर ये एनिमल टंग कैसे समझ लेता है। आखिर में जायरो अपने सीक्रेट वेपन निकालता है किटी ट्री। ज्यादा टाइम नहीं लगा और बिल्ली बाहर आकर खाना खाने लगती है जबकि जायरो उसके पास बैठकर खुद पे खुश हो जाता है। खाना खत्म होने के बाद बिल्ली जायरो की तरफ देखकर बताती है कि वो कोई बिल्ली नहीं बल्कि एक इमोर्टल है जिसका नाम रेगो है। लोग उन्हें मोनोंग भी कहते हैं। जायरो कंफ्यूज हो जाता है ये बिल्ली आके क्या बोल रही है लेकिन रेगो समझाता है कि मोनोंग वो मैजिकल बीइंग होते हैं जो अपनी माजी से इंसान या जानवर का रूप ले सकते हैं और ज्यादातर इंसानों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता क्योंकि मोनोंग को इंसानों के बीच रह लेते हैं जबकि कुछ पहाड़ों या जंगल में अकेले रहना पसंद करते हैं। जायरो पूछता है कि उसे चोट कैसे लगी और रेगो बताता है कि उसे दूसरे मोनोंगों ने अटैक किया था। जायरो पूछता है कि ये हुआ कैसे और रेगो कहता है कि ये खुद भी अच्छी तरह नहीं पता, बस इतना पता है कि वो लंबे टाइम से डीप स्लीप में था और उसे अचानक नींद से जगाया गया और खुद को पूरी तरह घिरे हुए पाया। उन्हें उसकी मदद चाहिए थी पर रेगो ने मना कर दिया इसलिए सब मिलकर उसे इतना पीटे कि वो मौत के कगार तक पहुंच गया। जायरो पूछता है कि अगर वो भी मोंको है रेगो ने उसकी मदद क्यों नहीं की पर रेगो जवाब देता है कि उसे ऐसी क्रिएचर से नफरत है जो अपनी कमजोरी पाने के लिए किसी ताकतवर के पीछे छुपते हैं। ये बात जायरो के दिल को छू जाती है। रेगो ये भी कहता है कि जायरो शायद उस पर विश्वास ही नहीं करेगा इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जायरो मानता है कि अभी उसके लिए ये सब समझने से परे है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेगो पर विश्वास नहीं करेगा। वो कहता है कि वो खुद जानवरों से बात कर सकता है जो पहले से ही काफी अजीब है इसलिए एक मोंको जैसे अजीब चीज पर विश्वास करना उसके लिए मुश्किल नहीं। उस शाम जायरो रेगो को अच्छे से नहला के साफ करता है और देखता है कि रेगो के घाव पहले ही पूरी तरह भर चुके हैं। वो कहता है अब उसे यकीन हो गया है कि रेगो कोई आम बिल्ली नहीं क्योंकि पहले उसने सोचा था कि मर रही बिल्ली बस बकवास बकरी होगी जैसे अक्सर मरते वक्त लोग करते हैं। वो कहता है रेगो उसे अपने पुराने कुत्ते नाची की याद दिलाता है। हालांकि दोनों का स्वभाव बिल्कुल अपोजिट है क्योंकि नाची बहुत अच्छी थी। वो याद करता है कि पहले उससे बहुत बुली किया जाता था और वो क्रैप्स और कट के साथ घर वापस आता था। नाची उसे नहलाने में मदद मांगती थी और ऐसे करते वक्त जायरो दिन भर की सारी बातें भूल जाता था और वापस रिलैक्स फील करता था। उसे रात देर से जायरो सो जाता है और आधी रात के आसपास रेगो खिड़की पर चढ़कर जायरो को बाय कहता है कि उसकी जान बचाने के लिए वो उसके एहसानमंद है लेकिन अभी उसे जाना होगा। रेगो खिड़की से नीचे कूद जाता है और रियलाइज करता है कि उसके घाव तो भर चुके हैं लेकिन अभी भी वो पहले जैसा स्ट्रेंथ में नहीं है। इससे पहले कि वो चल दे जायरो उसके पीछे आ जाता है। जमाई लेते हुए पूछता है कि रेगो कहाँ जा रहा है। ये देखकर रेगो की जान निकल जाती है। पूछता है कि इतनी जल्दी नीचे कैसे पहुंच गया लेकिन जायरो जवाब देने की परवाह नहीं करता और सीधे पूछता है कि इस हालत में रेगो कहाँ जाने की सोच रहा है। रेगो कहता है कि ये उसका अपना मैटर है और जायरो जवाब देता है कि उसकी जान उसने बचाई है। रेगो कहता है कि उसे कभी बचाने को कहा नहीं था। जायरो ने सब अपनी मर्जी से किया और वैसे भी उसने जंगल में मर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जायरो पूछता है ऐसा क्यों कहता है और रेगो फिर वही जवाब देता है कि ये जायरो का मैटर नहीं है। जायरो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक वो रेगो को जाने नहीं देगा। ये सुनकर रेगो का गुस्सा फूट पड़ता है। डिमोनिक एनर्जी के साथ घूमकर जायरो
जायरो से कहता है कि छुप जाए और वापस होने जाए, वरना वो उसकी विंड पाइप को अपने पर्सनल स्क्रैचिंग पोस्ट बना देगा। वो जायरो को याद दिलाता है कि वो भूल ना जाए रेगो एक मोनोंको है, एक ह्यूमन ईटिंग फैक्टर, इसलिए बेहतर होगा कि वो जितनी जल्दी हो सके उससे दूर हो जाए। जायरो ये सुनकर शॉक हो जाता है और तभी दूसरा आवाज उन्हें इंटरप्ट करता है। जायरो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि एक ह्यूज आदमी यार्ड में खड़ा है। रेगो रियलाइज करता है कि भागने का मौका हाथ से निकल चुका है, जबकि जायरो उसे ह्यूज आदमी की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या उसे दूसरे के घर बिन बुलाए घुसने की आदत है। आदमी कहता है कि जायरो अपना मुंह बंद रखे क्योंकि जल्दी ही उसे खाया जाने वाला है। यह कहकर वो अपना हाथ डिमोनिक आर्म में बदलता है और जायरो को 2 टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रेगो जायरो को ड्रॉप किक करके रास्ते से हटाता है और खुद जंगल की तरफ भाग जाता है, जिससे वो ह्यूज मोनोंको उसके पीछे भागने लगता है। जायरो इतना टंट है कि हिल भी नहीं पाता, जबकि रेगो अपने पीछे पड़ी बी से जितना हो सके दूर भागने की कोशिश करता है, ये जानते हुए कि बस उसे थोड़ा डिस्टेंस बनाना है। लेकिन अपनी इंजरी की वजह से वो अपनी फुल स्ट्रेंथ में नहीं है और वो ह्यूज मोनोंको उसे हवा में ही पकड़कर जमीन पर पटक देता है। मोनोंको रेगो पर हंसता है, कहता है कि ये लेजेंडरी स्टार ऑफ डूम उसे ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाया और उसे शांति से साथ चलने को कहता है क्योंकि वो अपने ही किसी फेलो मोनोंको को मारना नहीं चाहता। रेगो गुस्सा हो जाता है और डिमोनिक एनर्जी के साथ पटने लगता है, कहता है कि उन्हें बस उसकी पावर चाहिए, इसलिए अगर वो अपनी जान दे के इसकी कीमत भी चुकाने को तैयार है तो स्वागत है। दोनों डीमन शोडाउन के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनके टकराने से ठीक पहले जायरो अचानक अपनी स्वॉर्ड के साथ वहां आ जाता है और उस आदमी के हाथ पर वार कर देता है, जिससे वो पीछे हटकर खून बहने लगता है। रेगो शौक रह जाता है और पूछता है कि क्या जायरो को मरने का शौक चढ़ा है और उसे भाग जाने को कहता है। जायरो कहता है कि अगर रेगो अभी मर गया तो उसे जो भी उसकी जान बचाने के लिए किया सब बेकार हो जाएगा और वो ऐसे होने नहीं देगा। रेगो गुस्से में उसे दूर जाने को कहता है क्योंकि ये कोई स्ट्रीट फाइट नहीं है जो 2 लड़कों के बीच होती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो जाइंट डीमन गुस्सा होकर एक अजीब बिगफुट जैसा मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो देख कर हैरान रह जाता है। जायरो ना तो उसके ह्यूज साइज से डरा है, ना इसे बात से कि वो एक ह्यूमन ईटिंग डीमन है, इसलिए वो सीधे जायरो पर अटैक करता है, ये देखने के लिए कि वो क्या कर सकता है। रेगो सोचता है कि अब जायरो गया काम से, लेकिन सरप्राइज की बात यह है कि जायरो बच निकलता है और स्वॉर्ड के साथ उसके पीछे आता है। जो जायरो ने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये था कि वो मॉन्स्टर इतना फास्ट होगा। हवा में ही जायरो के पीछे आकर अपनी उंगली उसे एक डोनट बना देता है। जायरो से खून की धारा बहने लगती है, फिर वो अपनी स्वॉर्ड स्विंग करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर बहुत तेज है और उसे भी डॉज कर देता है। जायरो अपनी ही खून की तालाब में जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंखों से जिंदगी की चमक धीरे धीरे गायब होने लगती है। रेगो उसके पास आता है, पूरी तरह स्टंट सोचते हुए कि जायरो कितना अजीब इंसान था, एक मोनोंको को बिना किसी वजह के बचाया और अपनी जान तक देने को तैयार हो गया, एक ऐसा जीव के लिए जो मौका मिलते ही उसे खा जाता। बिग फुट मॉन्स्टर जायरो पर हंसता है और रेगो से कहता है कि वो काफी टाइम से भूखा होगा, इसलिए इंसान को खाकर अपनी स्ट्रेंथ वापस ले ले ताकि दोनों के बीच बेहतर लड़ाई हो सके। रेगो गुस्सा भरी आंखों के साथ घूमकर उस मोनोंको को चुप रहने को कहता है कि वो जल्दी ही मरने वाला है। ये कहते हुए वो सोचता है कि कैसे वो जायरो को खाकर अपनी पूरी स्ट्रेंथ वापस पा सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। उस आदमी के लिए जो कुछ भी जायरो ने उसके लिए किया है के बजाय रेगो अपनी सारी प्रीफेक्टरल पावर इकट्ठा करके जायरो के अंदर डाल देता है, अपनी फॉर्म की कुर्बानी देकर जायरो की जान बचाता है। मॉन्स्टर ये देखकर दहशत में आकर रेगो से चिल्लाता है, पूछता है कि उसने अपनी पावर एक इंसान को कैसे दे दी, पर रेगो उसे चुप रहने को कहता है और जायरो एक बार फिर से खड़ा हो जाता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, लेकिन रेगो उसे अभी लड़ाई पर ध्यान देने को कहता है। वो मॉन्स्टर के लगातार अटैक डॉज करता है, जबकि रेगो उसे अटैक के लिए तैयार रहने को कहता है। जायरो कहता है कि उस मॉन्स्टर के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन रेगो उसे फिक्र न करने को कहता है और बस सही मूवमेंट
पॉइंट पर मोनोको को पंच मारने को कहता है। जायरो उस पर विश्वास करते हुए और टाइम बिल्कुल ठीक ना कर लेता है। रेगो की पावर के साथ वो उस मॉन्स्टर को पूरी तरह बर्बाद कर देता है, उसे 2 टुकड़ों में कर मार देता है। इससे पहले कि जायरो ये समझ पाता कि असल में हुआ क्या, एक औरत उस पर चाकू टान देती है और उसे हिलने से मना करती है। तभी एक आदमी सिगरेट पीता हुआ वहां आता है और जायरो को बताता है कि फिक्र ना करे, क्योंकि वो लोग मोनोको नहीं है बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ एस्पियोनेज के एवरेज सिविल सर्वेंट है। वो दावा करता है कि वो जायरो को कस्टडी में ले रहा है, लेकिन जायरो जवाब देने की कोशिश करता है और उसी वक्त वो औरत उसके सर के पीछे मारकर उसे बेहोश कर देती है। ट्रोपर जैसे कपड़े पहनने सोल्जर आपस में बहस करने लगते हैं कि जायरो की बेहोश बॉडी को कौन संभालेगा, क्योंकि सब उसे डरते हैं। लेकिन उनके कोई फैसला लेने से पहले ही वो औरत जिसने जायरो पर अचानक पर चाकू ताना था खुद ये जिम्मेदारी संभाल लेती है और जायरो को टांग से घसीटकर ले जाती है जैसे वो कोई शिकार किया हुआ जानवर हो। इस बीच जायरो अपने सपनों में खो जाता है, जहां उसे एक बिल्कुल सफेद जगह में खुद पाता है और रेगो को देखता है जो ढूंढ जैसा बन चुका है। रेगो कहता है कि जायरो की छाती में एक बड़ा गैप होल है और ये बात रेगो को कंफ्यूज कर देता है कि जब तक वो खुद अपनी तरफ देखकर अपने अंदर भी एक बड़े होल नहीं पाता। लेकिन इससे पहले कि वो इसकी फिक्र करे, जायरो अपनी आंखें खोल देता है और खुद को एक हॉस्पिटल बेड में पाता है। सरदार के साथ वो बेड पर उठकर बैठता है और अपनी चेस्ट चेक करता है, ये कंफर्म करने के लिए वहाँ कोई होल नहीं है। तब की एक आवाज उसे चौंका देती है। वो लड़की जो उसे वापस लाई थी उसके पास बैठी अपनी फोन पर रील स्क्रॉल कर रही है और उसे बताती है कि वो 3 और आधे से ज्यादा टाइम से सो रहा है। वो अपना नाम इची बताती है। इससे पहले कि जायरो और कुछ पूछ पाए, वो सीधे अपने सीनियर को कॉल करके बताती है कि जायरो जग चुका है और बात करने की काबिल लगता है। तभी उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है जब एक काली धुंध जायरो के अंदर से निकलकर उसके सर पर एक बिल्ली का रूप ले लेती है। जायरो अपने सर पर बैठे रेगो से एनॉयड हो जाता है और दोनों फिर से आपस में बहस करने लगते हैं, जबकि लड़की दोनों को शांत करने की कोशिश करती है, कहती है कि ये एक हॉस्पिटल है। थोड़ी देर बाद सीनियर हॉस्पिटल रूम में आता है और आखिर दोनों को शांत कर देने के बाद जायरो से कहता है कि वो काफी टफ लड़का है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल आदमी जो कुछ वो झेल कर आया है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। ये कहकर वो रेगो की तरफ मुड़ता है जो एक डार्क पीरियड जैसा दिखता है और पूछता है कि वो कैसे फील करता है। लेकिन रेगो उन लोगों को लेकर काफी ज्यादा स्केप्टिकल है और उस आदमी से कहता है कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो अपना काम से काम रखे। आदमी रियलाइज करता है कि रेगो जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा सावधान है और उस पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन साथ ही लगता है कि वो सच में कोई नुकसान पहुंचाना भी नहीं चाहता। उनके भरोसे जीतने के लिए वो फॉर्मल इंट्रोडक्शन करने की फैसला करते हैं और खुद को सीबा ब्यूरो ऑफ एस्पियोनेज के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। जायरो बीच में बोलता है कि उसे पहले ही पता है वो किसके लिए काम करता है, क्योंकि सीबा पहले भी ये बता चुका है। अब जायरो ये जानना चाहता है कि उन्हें क्यों उठाया गया। सीबा हैरान होता है कि सर पर इतनी चोट लगने के बाद भी जायरो को ये सब याद है। वो जायरो की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या उसे एनिवाबिन नाम के ग्रुप के बारे में कुछ पता है। जायरो बहुत उठ लेता है क्योंकि उसे अपने डैड से उनके बारे में सुन रखा है और जवाब देता है कि उसे पता है कि ये लोग एडो शोगुनेट के दौर में थे, जिन्हें खुद शोगुन ने अपने अंडरकवर एजेंट के रूप में चुना था। सीबा हॉनेस्टली हैरान रह जाता है कि जायरो को इतना सब पता है और जवाब देता है कि उसका काम एडो पीरियड के साथ खत्म नहीं हुआ था। असल में उन्हें टाइम के साथ आगे भी कैरी फॉरवर्ड किया गया आज के मॉडर्न दौर तक, जहां उन्हें ब्यूरो ऑफ एस्पियोनेज के नाम से जाना जाता है। वो कहता है कि अपने देश के अंदर और बाहर इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस ढूंढना उसका ब्रेड एंड बटर है और साथ ही उसका काम मोनोको को ढूंढना और खत्म करना भी है। वो आगे बताता है कि मोनोको शायद ही कभी कोई बड़ा इंसिडेंट क्रिएट करते हैं और बड़े इंसिडेंट ज्यादातर इंसान खुद ही करते हैं, इसलिए ज्यादातर उनका काम वीआईपी को गार्ड करना और डेंजरस ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेस्टिगेशन करना में गुजरता है। शिवा कहता है कि उसके डिपार्टमेंट खासकर मोनोको पर फोकस करते हैं। इसका मतलब है कि आमतौर पर उसे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन रिसेंटली उसकी फैसिलिटी पर मोनोको के एक गैंग ने अटैक किया, जबकि वहीं रेगो जो अभी जायरो के अंदर है तब उस फैसिलिटी में सील करके रखा हुआ था। जायरो रियलाइज करता है कि ये वो बात है जो रेगो पहले कह रहा था कि उसे अचानक डीप नंबर से जगाया गया था। ये सुनकर शिवा कहता है कि अब उसकी बारी है सवाल पूछने की और पूछता है कि असल में जायरो रेगो के साथ फ्यूज कैसे हो गया। जायरो उन्हें पूरी कहानी सुनाता है कि और लड़की इची ये सुन के बहुत हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि जायरो इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है कि ऐसी बात में नाक घुसाया जो उसके मैटर ही नहीं था, और उस पर से एक मोनोको को बचाने की भी कोशिश की। जायरो वापस जवाब देता है कि वो चुप रहे क्योंकि वो वहाँ थी ही नहीं और सिचुएशन नहीं जानती। शिवा उनकी लड़ाई को रोकता है और जायरो को बताता है कि शायद उसे पहले से पता हो, लेकिन रेगो का उससे फ्यूज परमानेंट भी हो सकता है और उन्हें वापस नॉर्मल स्टेट में लाने का कोई तरीका ना हो। फिर भी उन्हें कोशिश करनी होगी यह देखने के लिए कि क्या किया जा सकता है और ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करनी होगी। साथ ही उन्हें पता है कि मोनोको का गैंग रेगो को चाहता है, लेकिन ये नहीं पता कि क्यों एग्जैक्टली। इसलिए ब्यूरन कुछ वक्त के लिए जायरो को अपने प्रोटेक्शन में ले लेगा। जायरो को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन शिवा कहता है कि उसके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है क्योंकि जायरो के लिए पहले से एक मिसिंग पर्सन कंप्लेन रजिस्टर हो चुकी है। वो बताता है कि अगले दिन जायरो को दूसरी फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया जाएगा और वार्निंग देता है कि हॉस्पिटल में बहुत सारे गार्ड्स है, इसलिए भागने की कोशिश बेकार ही होगी। जायरो अपने हॉस्पिटल रूम में अकेले बैठा बोर हो रहा होता है, सोचते हुए कि क्या वो हमेशा ऐसा ही सॉलिटरी कॉन्फिनेंट में पड़ा रहेगा। रेगो हंसता है, कहता है कि उसे पहले ही वार्न किया था कि जायरो इस सब में ना पड़े, लेकिन उसने सुनी ही नहीं। वो कहता है कि ब्यूरन ने ही उसे पहले सील किया था, इसलिए वो लोग जायरो को इंसान की तरह ट्रीट नहीं करेंगे और उस पर से जो मोनोको रेगो की पावर चाहते थे वो अभी भी बाहर है और हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठेंगे, जरूर जायरो तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि रेगो अपनी बात पूरी कर पाता, जायरो टेंट्रम करने लगता है और बेड से उठकर रेगो को तैयार होने को कहता है क्योंकि वो यहाँ से भागने वाला है। वो कहता है कि वो बैठकर किसी और के ये डिसाइड नहीं करने देगा कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। रेगो कहता है कि बाहर गार्ड खड़े हैं और वो जायरो को उसकी एक और मुश्किल से निकालने में मदद नहीं करेगा। जायरो कहता है कि वो सब अकेले ही संभाल लेगा और खिड़की के बाहर बैठे कौवे की तरफ देखता है। रूम के बाहर दो स्पेशल एजेंट सब पर नजर रखने के लिए तैनात है। जब अचानक उन्हें अंदर से बहुत सारे शोर सुनाई देती है, वो दरवाजा खोल देते हैं और वहीं जायरो के इशारे पर एक झुंड कौवा का उन पर अटैक कर देता है। जायरो उनके बीच से भागते हुए हॉस्पिटल से बाहर अपनी आजादी की तरफ निकल जाता है। सूरज ढलने तक वो हॉस्पिटल से थोड़ी दूर एक पुल पर पहुंच चुका होता है। कौवे का मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है और बदले में उन्हें स्नैक का एक प्लास्टिक बैग दे देता है। इसके बाद जायरो अपने घर वापस जाता है अपने डैड को ढूंढने, लेकिन उनके डैड ही उसे उसके पहले ही घर के बाहर मिल जाते हैं। जायरो कोई बहाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन डैड कुछ जवाब नहीं देते और उसे अपने पीछे चलने को कहते हैं। जायरो अपने डैड के पीछे चलता है जो उसे एक खाली मैदान में ले जाते हैं और जब जायरो पूछता है कि आखिर ये यहाँ क्यों लाया गया है तो उसे एक घूसा मिलता है जो उसे जमीन तक उड़ा देता है। जायरो 2 दिन तक गायब रहने के लिए माफी मांगता है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि शिवा उन्हें सब कुछ बताता है कि कैसे उसे ब्यूरो ऑफ एस्पियोनेज ने उठाया था। वो कहता है कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उसका अपना बेटा एक मोनोको के साथ जुड़ गया है। जायरो हैरान होकर पूछता है कि उसे ये सब पता कैसे है और उसके फादर जवाब देते हैं कि उन्हें ये सब इसलिए पता है क्योंकि वो खुद कभी ब्यूरो ऑफ एस्पियोनेज के मेंबर थे। अचानक रेगो जायरो के अंदर से अपना स्पेक्ट्रल फॉर्म में बाहर आता है, कहता है कि उसे पुराने आदमी और उसके डेडली इंटेंट के बारे में पहले ही कुछ अजीब लगता था और अब उसे समझ आ गया क्यों। पुराने आदमी जवाब देता है कि वो ब्यूरो या किसी मोनोको को उसे एक्सप्लॉइट नहीं करने देगा, इसलिए
इसलिए इसकी बजाय वो जायरो और रेगो दोनों को मारकर खुद भी अपनी जान ले लेगा। ये कहकर वो अपनी पावर बढ़ाने लगता है, जबकि जायरो को समझ नहीं आता कि करे तो क्या करे। उसके फादर अचानक मूवमेंट में वो के साथ एक मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जायरो साइड हो जाता है। लेकिन ये काफी नहीं था, क्योंकि ये आदमी जायरो के रिएक्शन करने से पहले ही डिस्टेंस खत्म कर देता है और पंच का एक ऐसा कॉम्बो मारता है जो जायरो ब्लॉक ही नहीं कर पाता। वो फिर से जमीन पर गिर जाता है, मुंह से खून बहता हुआ और हाफता हुआ, जबकि वो आदमी कहता है कि उसे जायरो को सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लायक सिखाया था और अभी भी उसे एक पूरे वॉरियर में बदलने बाकी था, लेकिन अब वो सपना सपना ही रह जाएगा। यह कहकर वो जायरो को खत्म करने के लिए चल पड़ता है, लेकिन रेगो बीच में आ जाता है और अपने स्पेक्ट्रिकल क्लो से अटैक रोककर वो आदमी को पीछे ढकेल देता है। जायरो से कहता है कि ये बूढ़ा आदमी सच में उसे मारना चाहता है, इसलिए अब उसे ये बात सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन जायरो को गुस्सा आ जाता है और रेगो से कहता है कि जब तक वो ना कहे तब तक बाहर ना आए। वो उसे वक्त याद कराता है कि जब वो छोटा था और एक किटन को बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया था, लेकिन फिर उसे नीचे उतरना नहीं आता था। उसके फादर हमेशा वहीं होते थे, अगर कुछ गलत हो जाता तो उसे पकड़ने के लिए, इसलिए बात पर उसे डांट तो पड़ती थी, लेकिन फादर हमेशा उसके साथ होते थे। फिर ये आदमी खतरनाक नजरों से जायरो को देखता है, कहता है कि उसने सालों तक अपने ही लोगों और मोनोको के खिलाफ शैडो रेल्म में जो खुद ही एक नर है लड़ाई लड़ी, और उसने सब कुछ इसलिए किया ताकि जायरो को से सबसे दूर रख सके। लेकिन अभी जायरो ने बीच में पड़कर उसके पूरे प्लान बिगाड़ दिया है। जायरो मुस्कुराता है, कहता है कि उसे कोई अफसोस नहीं है और वादा करता है कि वो इस सिचुएशन से अपने दम पर निकल जाएगा। बूढ़ा आदमी गुस्सा होकर उसकी तरफ दौड़ता है पंच मारने के लिए, लेकिन जायरो डॉज करने की बजाय उस पंच हेड बट कर देता है मूवमेंट कम करने की कोशिश में। लेकिन बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा ताकतवर है और जायरो पीछे उड़ा दिया जाता है। शुक्र है कि वो हवा में ही अपने बैलेंस वापस पा लेता है और एक बार फिर खड़ा हो जाता है। माथे से खून बहता हुआ बूढ़ा आदमी रियलाइज करता है कि जायरो मरने के बाद भी पीछे नहीं हटेगा और वो ये मान लेता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। वो हार मान लेता है, कहता है कि रिजॉल्व तो उसी में कमी है और मैदान छोड़कर चला जाता है। रात होते होते जायरो अपने हॉट टब में बैठकर आराम से सोकर जब रेगो से कहता है कि मौत के दरवाजे तक इतनी जल्दी मत भागा करो, क्योंकि अगर ऐसा होगा रेगो का उसकी जान बचाना भी बिल्कुल बेमानी हो जाएगी। जायरो मुस्कुराता है और रेगो को अपना पार्टनर बुलाकर कहता है कि अब दोनों साथ में हैं। अब इनके आगे इनके साथ क्या क्या होता है अभी इन्हें भी नहीं पता। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। होमीज देखने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।